नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है पिछले दिनों पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में चुंबकीय क्षेत्र बी। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि गतिमान आवेश हो तो आवेश के कारण चुंबकीय बल F बराबर लॉरेंज बल Q भी बी साइन थीटा। ये भी पढ़ा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी आवेश लंबवत गतिमान होता है तो उसमें वृत्ताकार पथ पर गति करता है और वह उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल mv²/r और यह बल Q भी b के बराबर होता है। तो ये कट जाता है, तो यहाँ से R बराबर निकाला गया कि m इंटू वी बराबर Q इंटू बी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जब कोई भी चालक हो जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की अवस्था में हो तो उस पर लगने वाला बल F बराबर I बी L साइन थीटा। ये भी पढ़ा हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना r दूरी पर, तो b बराबर हम लोगों ने पढ़ा कि μ0/4पाई, ठीक है, और I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान r²। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि μ0 और ε0 का इन्वर्स का गुणा हो तो ये प्रकाश के वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। ये भी पढ़ा कि कोई भी सर्किल है, लूप है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2I/r। अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र धारा I प्रवाहित होता है तब। और इनफाइनाइट लंबाई के कारण हम लोगों ने पढ़ा कि r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हम लोगों ने पढ़ा कि μ0/2पाई इंटू I/r। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये r दूरी पर। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि जब कोई भी वृत्ताकार लूप है तो उसके अक्ष पर, यहाँ x दूरी पर, ये अक्ष P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 और यहाँ x² प्लस r² 3/2 और यहाँ पर I। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ हम लोग I इंटू r, और इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई भी कॉइल हो, कुंडली हो, और उसके जैसे ये है और इस पे तार लपेटा गया है तो उसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, ठीक है। तो n इंटू, अगर ये n गुना होता है, n होता तो n का गुणा कर देते तो n इंटू I अपान r हट जाता है x² प्लस r² 3/2। यही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे अनंत लंबाई के दो तार हों और उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की गणना किया जाएगा, ठीक है। और कुछ इन पर न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल हमने कल नहीं बताया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो समांतर, जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें I1 धारा प्रवाहित होती है और इसमें, अच्छा एक मिनट, कुछ न्यूमेरिकल लिख लिया जाए। आइए देखा जाए कि जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए ये अनंत लंबाई का तार है और ये तार, इनके बीच की दूरी जो है r है। इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसमें भी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान समझिएगा, दोनों में दो समांतर तार हैं, दोनों में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है।
तो यहाँ R बिंदु पर यहाँ पर I1 के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो I1 धारा के कारण I2 या दूसरे तार पर दूसरे तार या दूसरे चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो B बराबर म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R, क्योंकि R दूरी है, जहाँ R दोनों तारों के बीच की दूरी है, दोनों तारों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है, ठीक है। अब जरा हम समझेंगे कि जो B है वह किधर की तरफ लगेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए कि I1 इधर है, I1 इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, ऐसे धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। तो फोर्स इधर की तरफ अंदर की ओर लगेगा, यानी इस पर अगर धारा देखें तो इस पर धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो धारा ऐसे, तो अगर धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, ध्यान से समझना है, इस पर जो धारा प्रवाहित हो रहा है इधर की तरफ, और इसमें जो चुंबक, इसके कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसको हम इस तरह देखें अगर, तो ये धारा है और इधर अगर फोर्स है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, नीचे की तरफ है। अब जरा देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे अगर कर दें, इस तरह ध्यान समझिए, ऐसे करें, इस तरह अगर हम करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ, और जब चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ, धारा इधर की तरफ, तो जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यानी जो इस पर बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नीचे की तरफ लंबवत है, क्लियर है। जब लंबवत है तो जो बल लगेगा वो तो इधर की तरफ लगेगा, तो बल जो लगेगा वो F इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा तो उसमें यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये इधर की तरफ होगा, ध्यान समझिएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर की तरफ होगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, इसके कारण यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र हम देखेंगे तो ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ और इस पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ। तो यह जो है, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, जिसके कारण दूसरे चालक पर धारा I2 के कारण लगने वाला बल
बल दाएं हाथ के हथेली के अनुसार, दाएं हाथ के हथेली के अनुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बाएं हाथ के अनुसार, बाएं हाथ के अनुसार लगने वाला बल अंदर की ओर होगा। अंदर का मतलब पहले तार की ओर होगा। पहले तार की ओर होगा। इसी प्रकार दूसरे तार पर दूसरे तार में बहने वाली धारा I1 के कारण पहले तार पर, पहले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अब इसमें बहने वाली धारा I1 के कारण लगने वाला बल दूसरे तार की ओर होगा। अर्थात दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। यह बल F हो तो F बराबर ठीक है हो जाएगा I B L साइन थीटा। थीटा के जगह पर 90 अंश, I के जगह पर यदि I2 हो, B के जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड हो μ0/2 और I1/R और ये L साइन 90 अंश का मान 1, तो ये F बराबर हो जाएगा μ0/2 I1 into I2/R into L। ये F बराबर है ठीक है, या यही बराबर F/L बराबर एकांक मीटर लंबाई पर, ये पूरा L लंबाई पर है और एकांक मीटर लंबाई पर, तो F/L बराबर μ0/2 I1 into I2/R। ये एकांक मीटर लंबाई के तार पर लगने वाला बल है, जिसमें कि दोनों ही तार समांतर हैं और एक दूसरे से r दूरी पर हैं और इन पर लगने वाला बल हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि धारा विपरीत दिशा में होता, धारा एक ही दिशा में है, यदि धारा विपरीत दिशा में होता, विपरीत दिशा में
प्रवाहित होता तो दोनों तारों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल लगता। तो लिख लीजिए इसे। समांतर लिखिए, समांतर तारों में एक ही दिशा में I1 व I2 धारा प्रवाहित होती हो, I1 व I2 धारा प्रवाहित होती हो, जो एक दूसरे से r दूरी पर हो तो लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए। धारा I1 के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 2, ये लिखिए B बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू I1 अपान R होगा। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए। यह चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत, इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, जिसके कारण दूसरे चालक पर धारा I2 के कारण लगने वाला बल दाएं हाथ के हथेली के अनुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पहले तार की ओर बल लगेगा। इसी प्रकार दूसरे तार में बहने वाली धारा I2 के कारण बहने वाली धारा I2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अब धारा I1 के कारण पहले तार पर लगने वाला बल दूसरे तार की ओर होगा, अर्थात जब दोनों समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है,
धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हों, विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण, दोनों तारों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि यह बल F हो तो F बराबर I/B/L sin 90 अंश, थीटा 90 अंश होगा क्योंकि लंबवत है, 90 अंश से I के जगह पर I2 और B के जगह पर ये रख दिया जाए μ0/2 I1/R, तो I2 μ0/2 I1/R इंटू L, L है तो L गुणे 1, ये हो जाएगा μ0/2 I1I2/R इंटू L। यही हो गया फार्मूला, लिख लीजिए F बराबर μ0/2 I1 इंटू I2/R इंटू L। अब अगर L से भाग दे दिया जाए तो F/L बराबर μ0/2 इंटू I1 इंटू I2/R, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ये, लिख लीजिए एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। हो गया, बोलिए अब देखिए ठीक है, आपको पता चला कि F बराबर μ0/2 I1 इंटू I2/R, ठीक है। F/L बराबर ये है बल, एकांक मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। अब जरा समझिए कि यदि इसी में I1 बराबर I2 बराबर 1 और R बराबर 1 मीटर हो, ठीक है, ये 1 एम्पियर की धारा। ध्यान समझिए कि F/L, तो इसका मतलब ये है कि F/L बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई, μ0/2 पाई, ठीक है। बना लीजिएगा जरा, उसमें पाई हमने छोड़ दिया था, पाई नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। पाई B बराबर हमने लिखा था μ0/2 I/R, तो यहाँ पर 2 पाई बना लीजिएगा, पाई छूट गया था, पाई बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो पाई लिख दीजिएगा यहाँ पर μ0/2 पाई, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1/1, ये तो μ0/2 पाई के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2, और इसका मान है 10⁻⁻7 इंटू 2, तो 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एम्पियर का, 1 एम्पियर का परिभाषा दिया जाता है, 1 एम्पियर। जरा समझिए कि 1 एम्पियर क्या कहलाता है। 1 एम्पियर क्या होता है 1 एम्पियर, तो समझिए जरा कि जैसे ये तार है, इसकी लंबाई है 1 मीटर और इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, ठीक है। तो इन दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित हो रहा है
जिसके कारण जो बल F लग रहा है, यह बल यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर है, यानी 1 मीटर लंबाई वाले तार के कारण, एकांक मीटर लंबाई के तार के कारण लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन यदि है, तो ये तभी होगा जब इन दोनों में धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो। तो बहने वाली धारा की माप क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो इसे ही हमें लिखना है 1 एम्पियर के लिए। तो जरा लिख लीजिए इसे, F/L बराबर, ये लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए इसी में I1 = I2 = 1, R = 1 मीटर, तब F/L बराबर, ये रखिए, रख कर निकालिए इतना, अर्थात F/L बराबर आ गया μ0/2 पाई 1 × 1/1, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो μ0/4 पाई × 2, μ0/4 पाई का मान है 10⁻⁷ × 2, हो गया। F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो नीचे लिखिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें लिखिए 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर समांतर तारों में एकांक मीटर लंबाई, समांतर तारों के एकांक मीटर लंबाई के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होता है। तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होता है। एक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ये एम्पियर का कोई भी परिभाषा पूछता है तो यहीं से एम्पियर का डिफिनीशन दिया जाता है कि यदि 2 समांतर तार 1 मीटर की दूरी पर हों और उसमें 1 मीटर की दूरी पर हों और उसमें धारा प्रवाहित होती हो, जिसके कारण लगने वाला बल यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो इन तारों में बहने वाली धारा की माप 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि समांतर तार है तो समांतर तार में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उस कंडीशन में धारा के कारण जो बल लगता है वह आकर्षित करता है, एक दूसरे को खींचता है। परंतु अगर विपरीत दिशा में बल लगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। विपरीत दिशा में लगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है कि वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सीधा
आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं इसका। जैसे आप देखे होंगे कि गाँव में या पोलों पर जो तार होता है, 3-3 तार या 4-4 तार बिछाए गए होते हैं, उन तारों की जो तारें होती हैं वो समांतर होती हैं और उसमें धारा सभी में एक ही तरफ प्रवाहित होते हैं। जब धारा एक ही तरफ प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच लगने, जब धारा जैसे ही प्रवाहित होगा तो उस समय उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वह आकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। और जब वो खींचेगा एक दूसरे को तो इसका मतलब ये है कि वह तार जब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वह सभी तार पास पास आ जाती हैं। आकर्षण बल के कारण वो तार क्या होती हैं, पास पास आ जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर ये समांतर तारे हैं, सपोज दैट मान लिया जाए कि आप देखे होंगे गाँव में कि तार जो है ये पोल पर ऐसे बिछे हैं, अगर तो कुछ झुका हुआ ऐसे होते हैं, तो झोल के कारण ये झुका है, भार के कारण ऐसे ऐसे ये तार है, ठीक है। एक पोल यहाँ पर है, ऐसे तार ये है, ठीक है, ये तार है। अब होता क्या है कि इनको दूर दूर रखने के लिए आप देखे होंगे कि लकड़ी का, बांस का लकड़ी जो है बांध दिए जाते हैं। ये लकड़ी होता है या फिर प्लास्टिक, ताकि ये दूर दूर तार बना रहे, आपस में चिपकने न पाए। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ आकर्षित करने लगते हैं, जिससे इनके चिपकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जैसे ही तार ये शार्ट करेंगे तो क्लोज सर्किट बन जाता है और बंद परिपथ जैसे ही बनेगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब भी यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि कोई भी ये पोल, 2 पोल है, उनके बीच में तार है, इस पर कोई चिड़िया आती है और वो बैठ जाती है। चिड़िया जो है इस पर आई और इस पर बैठ गई, ठीक है। तो जब इस पर चिड़िया बैठ जाती है तो क्या इसको करंट लगता है? करंट नहीं लगता है। क्यों करंट नहीं लगता है? तो हम लोगों के मनों में, ये दिमागों में चलता रहता है कि इनका जो पैर है वो कुचालक है। पैर क्या है? कुचालक। तो कुचालक होने के कारण, इनका पैर जो है कुचालक होने के कारण करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं है कि उनका पैर कुचालक होता है। आप किसी भी चिड़िया को देखोगे, अगर उनका पैर टूट जाता है तो जो भी पंजा होता है, आप देखोगे कि अगर ये चिड़िया है जिसकी ये पंजा है, तो ये पंजा जो है अगर कहीं कट जाता है तो इसमें से ब्लड आता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड नहीं बहता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर वो कुचालक होता तो क्या ब्लड निकलता है? क्या नहीं। इसका ये भी चमड़ा ही होता है और उसके बाद हड्डी होती है, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें भी चमड़ा होता ही होता है, तो कुचालक नहीं है। परंतु आखिर वो कंडक्टर की तरह व्यवहार अगर कर भी रहा है, चालक की भांति व्यवहार कर भी रहा है, तो इस चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, जबकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है? ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता, ध्यान से समझिएगा कि यह जो है, कोई भी मान लेते हैं, सपोज दैट आप किरचॉफ का लॉ जानते हैं, नियम, कि अगर यहाँ जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, तो जंक्शन पॉइंट है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट इधर से करंट आया, 2 तरफ से करंट आया और एक तार इधर जोड़ दिया गया और एक तार इधर जोड़ा गया और इसको जोड़कर एक बल्ब के साथ जोड़ देते हैं और फिर ये इधर से गया और इसके साथ जो है सेल लग गया, ये जोड़ दिया गया। देखिए ये क्या हुआ कि एक क्लोज सर्किट बना लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ से तार जोड़ा गया इधर और इसमें भी एक बल्ब लगा दिया गया, चाहे हीटर लगा दिया गया, और उसको हम लाकर इसमें जोड़ दिए इधर से, देखिए इधर प्लस सिरा इधर माइनस, ये भी जुटा, तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है।
और एक तार यहाँ से जोड़ा गया और इधर ले जाकर छोड़ दिए। इधर कहीं हमने इसका कनेक्शन किया ही नहीं, तो जब इधर कहीं कनेक्शन नहीं किया तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? ये जब छूटा हुआ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। कभी भी धारा का प्रवाह तभी होता है जब बंद परिपथ होता है। याद रखिएगा कि धारा का जो प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह सदैव बंद परिपथ में ही होता है। बंद परिपथ में होता है, सदैव बंद परिपथ में होता है। अगर खुला परिपथ है तो खुला परिपथ में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। यानी याद रखिएगा कि खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब भी खुला परिपथ होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब वो बंद परिपथ होगा तभी धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब आप आते हैं इस पर। तो जब ये पता हो चुका है कि जैसे ही क्लोज सर्किट बनेगा तभी धारा का प्रवाह होगा, और अगर बंद ओपन परिपथ है तो खुला परिपथ है तो उसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि चिड़िया अगर बैठे, तो यहाँ पर चिड़िया बैठ गई अगर, तो धारा का प्रवाह उसमें तो इस चिड़िया के अंतर्गत से होकर तभी धारा प्रवाहित होगा जब ये क्लोज सर्किट बनाएगी। लेकिन जब इस पर चिड़िया बैठी है और उसके बाद उसका कहीं संपर्क है ही नहीं, तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह तभी होगा जब वो क्लोज सर्किट, अगर सपोज दैट ये चिड़िया बैठी है, ऊपर से कुछ चिड़िया आई और इस पर बैठ गई। मान लेते हैं कि इस पर जो है कुछ चिड़िया आ गई और इस पर चिड़िया आकर बैठ गई। 2-4 चिड़िया इस पर आकर ऐसे बैठ गई, ठीक है। और बैठने के कारण ये क्या हुआ कि गया और टच कर गया, इनसे संपर्क कर गया। जैसे ही अगर ये तार इनके साथ संपर्क करेगा तुरंत ये शार्ट हो जाएगा, और इसके शार्ट होने के कारण, करंट फ्लो होने के कारण इस चिड़िया की जिंदगी खतरे में हो जाएगी। यानी ये चिड़िया मर भी सकती है, मर भी जाती हैं। कई बार घटनाएं ऐसी घटी हैं, आपके आसपास में भी घटनाएं इस प्रकार की घटती होंगी कि जब आंधी तूफान आता है या कोई चिड़िया बैठी है, ऊपर से कई चिड़ियाओं का झुंड गया और दूसरे तार पर बैठ गई, जिसके कारण नीचे बैठी हुई चिड़िया के संपर्क में जैसे तार आता है, वो कौवा हो, चाहे चिड़िया हो, कबूतर हो, बत्तख, कुछ भी हो, अगर यहाँ बैठी है तो तुरंत उसके संपर्क में इस तार के आने पर करंट फ्लो होता है, वो तुरंत वहीं तत्काल गिर जाएगी और वहाँ गिरकर मर जाती है, खत्म हो जाती है। या तो चिल्लाएगी, चाहे जो भी। अब कोई जाता है, उठाता है, अगर बचने लायक है, बचा लोग लेते हैं तो ठीक है, नहीं बच पाती तो मर जाती है, तो तुरंत तत्काल खत्म हो जाती है। तो ये जब भी ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसी के कारण जब चिड़िया तार पे बैठती है तो धारा का प्रवाह न होने के कारण उन्हें करंट नहीं लगता है। अगर चाहते हैं तो आप भी इस तार को पकड़कर झूल जाइए, तार को पकड़कर इसे झूल जाएंगे आप भी, तो आपको भी ऐसा नहीं है कि करंट लगेगा, परंतु नीचे कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि पकड़ के टच कर देखिएगा, कभी भी ऐसा भी नहीं कि नीचे आप खड़े हो और किसी चीज से छुओ, ऐसा नहीं, ठीक है। आपका संपर्क जमीन से, भूतल से नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी ऐसे वस्तु से हो जो कि चालक है। और आप अगर इस तार को पकड़कर झूल जाते हो तो आपको करंट फ्लो नहीं करेगा आपके अंतर्गत, जिसके कारण आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जब आपके घरों में शादी ब्याह का फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है और घरों का सजावट आप करते हैं, झालर वगैरह लोग लगाने आते हैं,
जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि लाइट रहता है और हाथ से ही तुरंत जो है नोच कर जोड़ देते हैं। तो वो उस समय इसलिए आपको देखते ही लगता होगा, ऐसा अनुभव होता होगा कि उसे करंट नहीं लग रहा है, हमें क्यों लग जा रहा है, हमें क्यों मारेगा। तो वो सतर्क रहता है। वो नॉन कंडक्टर चप्पल पहना होता है या फिर वो किसी ऐसे वस्तु पर खड़ा होता है लकड़ी वगैरह पे जो कि वह क्लोज सर्किट न बनाए। अगर जैसे ही क्लोज सर्किट बनाएगा तो उसको भी करंट लगेगा। ऐसा नहीं कि उसको करंट नहीं लगेगा, वो भी मनुष्य है, उसके अंदर भी ब्लड है, उसको भी लग जाएगा करंट, लेकिन वो सतर्क होके उसे जोड़ता है, इसलिए उसे जो है झटका नहीं लगता है। कभी भी आप जो है जब भी कहीं करंट छूने जा रहे हैं या करंट से कोई भी चीज़ है उसका काम करने यूज करने जा रहे हैं तो आप हमेशा सतर्क रहिए कि आप नॉन कंडक्टर कुचालक पदार्थ से पहन कर आप पैर में पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, ताकि उसमें कोई कील न हो इस प्रकार का जिसका संपर्क सीधे जमीन से हो। और उस समय आप अगर किसी भी करंट वाले सामान को छूने जाते हैं, भले ही उसमें करंट भी उतर जाए लेकिन आपको करंट नहीं लग सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप बचाव रखिए। बचाव रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, बचाव नहीं रखेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप प्रेस करते हैं, प्रेस करते समय भी आपको चाहिए कि आप जो है चप्पल पहन लीजिए या आप ऐसे चीज़ पर रहिए जिससे आपका क्लोज सर्किट न बने, यानी आपके प्रेस में का जो भी करंट है वो आपके शरीर में न आए। तो ये तभी संभव है जब नॉन कंडक्टर से आप टच में हों और नॉन कंडक्टर का चप्पल पहने हों, नॉन कंडक्टर पर आप बैठे हों जहां आपका क्लोज सर्किट न बना रहा हो, तब करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही क्लोज सर्किट बना कि तुरंत करंट फ्लो होगा और झटका 220 वोल्ट का ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो झटका किस तरह का है। लोगों का जुबान बंद हो जाता है, मुख खुल ही नहीं पाएगा, धुआं छोड़ने शुरू कर देंगे, कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही उनके अंतर्गत पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको करंट छोड़ देता है ऑटोमेटिक। आप देखे होंगे, बहुत सुने होंगे कि चाहे भैंस हो गाय हो, कभी करंट लग गया तो जैसे ही करंट उनके शरीर में ताकत होता है, ब्लड होता है, तब तक वो करंट छोड़ता नहीं, करंट वो चूसता रहता है। जैसे ही उनके अंतर्गत निरावेश हो जाता है, आवेश सब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो ब्राम से ना गिर जाती है, यानी वो जमीन पर ऐसा गिरेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जितना आवेश था सब खत्म हो गया। हमारे अंदर जितना आवेश है, जैसे ही करंट लगेगा, जब तक आवेश है तब तक हम जीवित रहेंगे, और आवेश जैसे ही खत्म होगा हम निर्जीव हो जाएंगे। उसके बाद करंट छोड़ देगा, तुरंत हम भी गिर जाएंगे। तो क्लोज सर्किट जैसे ही बनेगा तो करंट फ्लो होगा और उसी समय झटका लगता है। और नॉन कंडक्टर है, उसके तहत हम अगर किसी भी करंट को टच करते हैं, क्लोज सर्किट नहीं बनता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आप ये भी देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि जो टावर, जैसे कोई भी टावर है, ये टावर है, ठीक है, तो टावर पे इस तरह ये टावर है, आप देखे होंगे कि टावर पे जो तारें होती हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे तार है, ठीक है, यहाँ भी एक टावर है। इसमें जो है 11,000, 33,000, 44,000 वोल्ट का 11 kV का जो है करंट जाता है। तो 11 kV का अगर इसमें करंट है तो इसको अगर आप टच करेंगे, इधर से ये निकल जाता है, ये ऊपर होता है, ये ऊपर चला जाता है, बहुत दूर दूर होता है। इस पर आप कभी भी देखे होंगे कि चिड़िया कभी बैठते हुए आपने देखा नहीं होगा, लेकिन इन पर आप देखते हैं कि अक्सर चिड़ियाएं बैठती रहती हैं, परंतु इस पर चिड़िया नहीं बैठती है। इस पर चिड़ियाएं क्यों नहीं बैठती? आखिर इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, परंतु इतनी भी ऊंचाई नहीं होता है कि हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसके वजह से चिड़िया उस पर नहीं बैठती हैं। तो आप देखे होंगे उस चिड़िया जब आकाश में उड़ती हैं तो उससे काफ़ी ऊंचाई पर चिड़िया उड़ती हैं, लेकिन फिर भी इस पर जो है कभी चिड़ियों को बैठते हुए आपने देखा नहीं होगा। क्यों? तो वजह आप जानिए आज। क्यों?
किस वजह से इस पर चिड़िया नहीं बैठती हैं? तो यहाँ पर चिड़िया न बैठने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि अगर समान प्रकार के आवेश है दो, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण बल लगेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जैसे यहाँ पर जैसे ही मान लेते हैं कि सपोज दैट चिड़िया आई और इस पर बैठ गई, हमने चिड़िया को जबरदस्ती बैठा दिया, ठीक है। ये कोई चिड़िया है, कबूतर है सपोज दैट, और ये इस पर बैठी है, ठीक है। तो होता क्या है कि इनका जो पंख है, ये पंख बाल होता है, बाल ही तो है, वो उस पर तुरंत जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये आसपास में जो है एक जो है आवेश का चार्ज क्लाउड बना लेता है। आवेश का बादल इतना स्पीड ज्यादा होता है कि जो है आसपास में आवेश का बादल बनना होता है, यानी आसपास में उसके आवेश प्रवाहित होते रहते हैं। झन 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 झंझनाहट की आवाज सुनाई देता है। आप अगर कभी भी 11,000 33,000 वोल्ट जो जहां पर करंट फ्लो हो रहा है उसके नीचे अगर बैठ जाएं तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो आप हमेशा सनसनाहट की आवाज सुनाई देगा, आपको सन 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 सुनाई देता रहता है। तो वह इसीलिए क्योंकि इसमें स्पीड क्या होती है? हाई होती है। स्पीड हाई है, हाई वोल्टेज है, हाई एनर्जी इसमें। अब जरा ध्यान समझिएगा कि इसके कारण जैसे ही ये कबूतर या कौवा या गीद इसके पास जाता है तो इसके आवेश जो आसपास में आवेश का बादल है वो सारे के सारे आवेश इसके जो पंख है इन पंखों पर चला जाता है। और जैसे ही इनके पंख पर आवेश एक ही प्रकार का जाएगा, तो एक ही प्रकार का अगर आवेश है, प्लस चार्ज है, प्लस ये भी है, तो एक ही प्रकार के आवेश होने के कारण इनका पंख जो है फैल जाएगा। इनका पंख क्या होगा? फैलने लगेगा। अर्थात इनका जो पंख है वो ऑटोमेटिक जो है फैलने लगेगा इस तरह, और ये इतना तेज फैलेगा कि उनके रोकने बस का नहीं होगा। वो आपस में कितना हो सिकोड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन वो सिकोड़ नहीं पाता है। वो पंख जो है टूटकर अलग हो जाएगा। इतना ज्यादा बल प्रतिकर्षण बल लगता है कि पंख टूटकर अलग भी हो सकता है, जिसके कारण जैसे ही इसके आसपास में चिड़िया भुला भटक कर जाती भी हैं तो तुरंत वहां पर देखती हैं कि यहाँ तो जाना खतरा है। वहां जाते हैं तो उनका बल कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहां से तुरंत रिटर्न हो लेती हैं। यानी उसके आसपास चिड़िया भटकती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तुरंत आवेशित हो जाता है, उनका पंख, उनका पैर आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के कारण वो बिना उड़ाए, बिना पंख फैलाए ऑटोमेटिक फैल जाता है और वो कभी सिकुड़ता नहीं है, और उसमें उनको कठिनाई होता है उड़ने में या सिकुड़ने में, और उनको कष्ट पहुंचता है, जिसकी वजह से वहां पर चिड़ियाएं नहीं जाती हैं। तो हाई वोल्ट का तार होता है तो वहां पर चिड़िया नहीं बैठती है। यहाँ पर हम लोग तो चर्चा कर रहे थे, कहीं दूसरे पॉइंट पर थे कि समांतर तारों में जो धारा प्रवाहित होता है एक ही दिशा में, उसके कारण जो है बल लगता है, और इसी बल के वजह से जो है जैसे ही ये इसमें जो है तार, ये पास तार हो जाती हैं। जब लटकाया जाता है इनको तो कोई तार जो है काफी लटक जाता है तो पास हो जाता है। इसी पास जैसे करंट फ्लो हो तो और पास आ जाएंगी आकर्षण बल के कारण। तो ये पास और संपर्क न हो, इसी संपर्क को हटाने के लिए इसमें आप देखते हैं कि जगह पर बांस की लकड़ी या लकड़ी से इन्हें बांध दिया जाता है, ताकि ये भले ही ऐसे घूम जाए लेकिन ये पास न आने पाए, ताकि ये टच न करे, और टच नहीं करेगा तो ये शार्ट नहीं होगा, और शार्ट नहीं होगा तो बगल में लगा हुआ ट्रांसफार्मर नहीं फ्यूज होगा, और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा होगा। फ्यूज नहीं होगा तो आसपास घरों में जो भी हम सामान इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही ये फ्यूज होगा या ये शार्ट करेगा, टच करेगा, तो क्या होगा कि किसी तार में करंट जो है हाई हो जाएगा, जिसके कारण घरों में जो सामान इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी हमारा फॉल्ट हो सकता है। तमाम घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी 220 की जगह पर 420 भी वोल्ट, 440 वोल्ट तक करंट आने लगता है। वो सिर्फ इन्हीं सभी घटनाओं के कारण होता है।
कहीं शॉर्ट कर गया, जैसे ही शॉर्ट करेगा करंट हाई हो जाता है, और करंट हाई हुआ कि तुरंत जो है वो हम अगर ऑन किए हैं 220 वोल्ट की क्षमता है तो 440 वोल्ट की क्षमता वो सह पाएगा? नहीं सह पाएगा, तुरंत फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का कारण यही होता है, अचानक जब करंट फ्लो होता है, जब करंट जैसे ही दिया जाता है तो हाई करंट होता है, तुरंत उसको कवर नहीं कभी कभी ट्रांसफार्मर कर पाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि गाँव में घटनाएं ये भी घटती हैं कि जब हम जो है पावर हाउसों से करंट फ्लो कराते हैं, देते हैं, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से वर्क न कर पाने के कारण जो है होता क्या है कि करंट हाई ही पहुंचाता है, और वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद उसको कंट्रोल करता है। जब तक वो कंट्रोल करेगा तब तक हमारे सामान जो है वो जल जाते हैं। अक्सर घटनाएं घटती हैं कि बल्ब फ्यूज हो जाता है कभी कभी लाइट के आते ही। क्यों? क्योंकि उस समय करंट हाई हो जाता है, और करंट हाई होने के कारण जो शिथिल पड़ा हुआ था ट्रांसफार्मर, वो अचानक जब करंट फ्लो होता है तो काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, जितना आया उधर उधर ट्रांसफर कर देता है उतना ही। उसके वजह से भी कभी कभी फ्यूज हो जाती हैं, यानी करंट हाई हो जाता है। कई घटनाएं घटती हैं, वो सब चीज़ें जो है टेक्निकल चीज़ों में है, टेक्निकल लाइन में जो होते हैं वो जानते हैं उनका क्या रोकथाम होता है, किस तरह हम रोकथाम करते हैं, उसका उपाय भी है रोकथाम करने के लिए। ठीक है, तो वो आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में जो था वो हमने बताया कि समांतर तारों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, समांतर तारों के बीच, वो अगर समान दिशा है तो आकर्षण बल कार्य करता है, विपरीत दिशा है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल भी बहुत सारे लगाएंगे। अब तो लगभग आर्टिकल्स समाप्त होने वाले हैं, कुछ और आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल्स हैं उस पर चर्चा हम कल करेंगे, अगले दिन जो है इसके आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का जो भी हमने लेक्चर दिया वो सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सब जीवन में घटनाएं घटने वाली थी, इसीलिए आज हमने चर्चा कर दिया। आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।